दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री बने मोहम्मद यूनुस को औकात दिखाई है। असल में मोहम्मद यूनुस ने जब से चीन की यात्रा की है, उनकी कोशिश है कि चीन जो है वो बांग्लादेश में अपने पैर जमाए और भारत के लिए खतरा पैदा करे। ये कट्टरवादी सोच के लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी चिकन नेक है जिसके कारण हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकते हैं। अब ये धमकी जैसे ही दी तो हेमंत बिस्व शर्मा ने यूनुस को उसकी औकात दिखाते हुए यह कह दिया कि आप अगर एक हमारी चिकन नेक पर बात करोगे तो हमारे पास बांग्लादेश की दो चिकन नेक है, और जिस दिन हमने उधर को कदम उठाया तो हम बांग्लादेश के 3 टुकड़े काट देंगे और आप कहीं के नहीं रहोगे। असल में इस चिकन नेक को लेकर के जिस तरह की धमकी रही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला वो असम और बाकी एरिया को वेस्ट बंगाल से लेकर के 20 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसको लेकर हमने देखा था सीएए के विरोध के समय में शर्जिल इमाम नाम का एक व्यक्ति था जो पूरा वामपंथी विचारधारा से शाहीन बाग में बोल रहा था, और वो प्लान बता रहा था कि यदि हम उस चिकन नेक को घेर लें तो हम पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकते हैं। यह पूरा चीन का स्क्रिप्टेड मामला है, और यह 5 साल पहले का बयान शर्जिल इमाम का था। तब कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरह की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन यह फिर से मैं कहूंगा इंदिरा गांधी की कमजोरी है कि जब हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, हमने बड़ा जश्न मनाया कि आयरन लेडी ने हमें जो है ऐसा कर दिया, पाकिस्तान को हमने काट दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े कर दिए, भारत के लिए हमेशा के लिए एक समस्या पैदा कर दी। ये जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जा रहा है, जिसको आज बांग्लादेश या ये कहें चीन उसके पीछे खड़ा है, वो भारत को धमकी देता है, जो एक वाकई में एक टेंशन की बात भी है। अब आप सोचिए कि अगर 1971 में जो इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाती है, अगर वो इस क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए उससे कम बॉर्डर के अंदर का पूरा एरिया और वो भारत में विलय कर लेती, तब कहते हां आयरन लेडी ने कुछ भारत का फायदा किया है। भारत की जमीन तो वापस ली नहीं, भारत का भूभाग बढ़ा नहीं, भारत का क्या फायदा करा? भारत की सेना को लगाया, वो बात ठीक है, पाकिस्तान कमजोर हुआ, लेकिन वो जो टुकड़ा बांग्लादेश के नाम से जाना जा रहा है, आज आप देखिए वहां क्या हालत है। वहां हिंदुओं की क्या हालत है। हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हिंदुओं के घरों में लूटपाट, उनके स्टोर्स पे लूटपाट, और आज सबसे ज्यादा कत्लेआम पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसके बाद बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। वही कट्टरवादी ताकतें आज बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए, जैन के लिए, सिख के लिए, बौद्ध के लिए मुसीबत का कारण बन गई, जिसके कारण वहां से सब छोड़ के भाग रहे हैं। बचा खिंचा हिंदू वहां परेशान है, और आज वो भारत को आंख दिखा रहे हैं क्योंकि चीन पीछे से अब सपोर्ट में है। वामपंथी विचारधारा का ये मोहम्मद यूनुस ये चीन में जाकर के सी जिनपिंग को कहता है कि साहब आप आ जाओ और आप हमारे को कुछ लोन दो, इन्वेस्ट करो, हम बांग्लादेश आपको सौंप देंगे। एक तरफ अमेरिका वो अपना बिजनेस देख रहा है, दूसरी तरफ चीन वो पाकिस्तान और ये बांग्लादेश दोनों के जरिए भारत को घेरने की प्लान कर रहा है। लाल मोनिहारहाट एयर बेस पर उसकी नजर है, और वहां से पश्चिम बंगाल मात्र 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। ये जो लाल मोनिहारहाट एयर बेस है, इसका संचालन अब ये कहने में आ रहा है कि ये जो है अब दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, वो बात अलग है, लेकिन चर्चा चल रही है कि भाई इसको जो है चीन को सौंप दिया जाए। यदि ऐसा होता है, ये भारत के लिए बहुत ही टेंशन की बात है। और ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा का जो बयान है, वो वाकई में अब हमें उस तरफ काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आदतन भारत की चिकन नेक कॉरिडोर को धमकाते रहते हैं, उन्हें इस तथ्य पे भी ध्यान देना चाहिए कि बांग्लादेश अपने 2 चिकन नेक है बांग्लादेश के, दोनों ही कहीं ज्यादा कमजोर हैं। पहला 80 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक, यहां कोई भी व्यवधान पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश के बाकी हिस्से से पूरी तरह अलग कर सकता है। दूसरा है 28 किलोमीटर लंबा चटगांव कॉरिडोर, जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक है। भारत के चिकन नेक से भी छोटा यह कॉरिडोर बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच का एकमात्र संपर्क है।
मैं सिर्फ भौगोलिक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें कुछ लोग भूल सकते हैं। भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरह हमारे पड़ोसी देश में भी 2 सक्रिय कॉरिडोर है। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्स पर भी पोस्ट आया और जैसे ही उनका यह बयान आया, आपको बता दूं कि बांग्लादेश में और चीन दोनों जगह हड़कंप मच गया कि हम तो सोच रहे थे कि हम जिस तरह से भारत को कमजोर कर ले जाएंगे, भारत को धमकाएंगे, और इसीलिए वो ध्यान कर रहा है लाल मुनियारा एयरबेस का। अब ये समझ में आ रहा है कि भारत से पंगा मत लेना, भारत से पंगा लोगे तो बहुत भारी पड़ेगा। अभी आपने देखा पाकिस्तान को लग रहा था कि आतंकी भेज करके मैं भारत के अंदर कुछ भी करा दूंगा और मेरा कुछ होगा नहीं, पहले की तरह निंदा होगी और बस थोड़ा बहुत कुछ एक्शन होगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर से करेंगे, जब मर्जी आएगी जब करेंगे। लेकिन भारत में 2014 के बाद बहुत सारी चीजें बदली हैं। पाकिस्तान को जहां एक तरफ मुंहतोड़ जवाब दिया गया आतंकी हमले पर, उसके अलावा उसको अलग थलग करने के लिए पूरी दुनिया में हमारे देश के सांसद वो पूरी दुनिया में जाकर उसको एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने ये तैयारी कर लिया आज की डेट में कि पाकिस्तान भी सुख चैन से नहीं बैठ सकता। अब आप जैसा करोगे उसी भाषा में आपको जवाब दिया जाएगा। ये मोदी जी ने बिल्कुल खुला बोल दिया। तो आप छल से भारत के अंदर आंदोलन खड़े कराते हो, आप यहां सीए के प्रोटेस्ट खड़ा करते हो, आप पाकिस्तान वाले चीन पीछे लगता है उसके तो यहां शाहीन बाग बनाते हो। तो अब हम भी वही करेंगे। ये युद्ध नीति है, ये रणनीति है। तो पाकिस्तान में भी अब इस समय जितने आंदोलन चल रहे हैं वो बलूच आर्मी वालों का हो रहा है, बलूचिस्तान के लिए, सिंध में हो रहा है पानी के लिए। ये आप देखेंगे, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है, ये तो हमने सुना है ना। अब नंबर बांग्लादेश का है। अभी तक वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखे हुए था। हमको लग रहा था हमारा एक दोस्त है, मित्र है और ठीक है हमारा संबंध है। लेकिन जिस तरह से शेख हसीना को हटा करके और ये अवैध रूप से सत्ता पर काबिज हुआ, अब इसके कारण से अब ये मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना ने भी कहा है, वहां की सेना ने भी कहा है कि आपका ये कब्जा अवैध है और आप तुरंत इसको छोड़िए। सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये दिसंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं, जनवरी में चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे सोर्सेज जो कह रहे हैं, आपको बता दूं कि यूनुस के लिए मामला ठीक नहीं है। जिस तरह से वो 2 नाव में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे संबंध रहें, तो अमेरिका के ट्रुप्स वहां पर देखे गए हैं, उनको वहां उन्होंने एक संबंध बनाया है, मोल तोल कर रहा है ना। और उनको लगता है कि चीन से भी मैं संबंध रख लूं, तो चीन को जो है वो अपना एयरबेस सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका से वो ट्रेड की बात कर रहे हैं कि भारत नहीं करेगा तो हम अमेरिका से कर देंगे। ये 2 नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति हमेशा से डूबता है, ये कहावत है। मोहम्मद यूनुस का भी अब यही जो प्रोग्राम है कि वो चीन को भी निकटता ले आए, अमेरिका को भी निकटता कर ले और भारत को धमका दे या भारत के साथ विरोध में खड़ा हो जाए। जिस तरह से आज वो आतंकी के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर सुर में सुर मिला रहा था, इससे तो साफ हो गया कि मोहम्मद यूनुस की जो मंशा है वो तो पहले दिखाई दे रही है। हिंदुओं के प्रति घृणा है, हिंदुओं के प्रति कितनी नफरत है कि नरसंहार हुआ बड़े पैमाने पर। शेख हसीना के हटने के बाद जो नंगा नाच वहां हुआ है हिंसा का, ये सब ने देखा है। खबरें हालांकि नहीं आ पाई, लेकिन लोगों के वीडियो के माध्यम से जो भी आया बहुत भयावह है। और इनको लगता है कि इसी तरह भारत को घेर कर, क्योंकि भारत एकमात्र दुनिया में नेपाल के अलावा एक ऐसा देश बचा है जहां हिंदू है, इनको लगता है कि इसको चारों तरफ से घेर के खत्म कर लो। लेकिन सनातन है, मिटता नहीं है। सनातन की हस्ती को मिटाने के लिए बहुत प्रयास हुए। शक आए, हूण आए, यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज भी आए, सबको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे देश पर जब आपत्ति विपत्ति आती है, हम आपस में जितने भी लड़ें, लेकिन जब आपत्ति विपत्ति आती है सब एक हो जाते हैं। और अब यह समय है, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी सब सनातनियों को कहना चाहता हूं कि अब एक हो जाइए और अपने अंदर घरों में बैठे हुए जो हिंदू नाम से सनातनी अपने आप को कहते हैं, इनमें भी बड़ी मात्रा में गंभीर और मामला है कि गद्दार बैठे हुए हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नागपुर में 33 वर्ष हुआ, तो वहां उनका वर्ग के बाद हमेशा पथ संचलन होता है, जिसको आप परेड कह सकते हैं। उस परेड में, पथ संचलन में पिछले 100 साल से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा है कि वो अपने गुरु को साथ लेकर चलते हैं। संघ का गुरु कौन है आरएसएस का? भगवा ध्वज।
ये भगवा ध्वज कौन सा है? जो आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज था, जो महाभारत के काल में अर्जुन के रथ के ऊपर था, जो हमारा आदि काल से चलता आया है भगवा ध्वज। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर स्वयंसेवक उन्हीं को गुरु मानकर उनकी डेली प्रार्थना करता है। वो गुरु को वो साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कांग्रेस का एक इकोसिस्टम उसकी फोटो वायरल कर रहा है कि देखिए आरएसएस के जो जुलूस है उसमें तिरंगा नहीं है। अबे तिरंगा कब था भाई? तिरंगा हमारे देश में आया कब से है? ये जब से देश की आजादी की लड़ाई चली, उसके पहले जब अंग्रेज आए तब तक भी हमारे क्रांतिकारियों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है उसमें भगवा ध्वज को ही लेकर चलते थे। ये तो कांग्रेस आ गई बीच में और उस कांग्रेस ने आकर के ये तिरंगा बनाया जिसको इस देश ने स्वीकार किया। तो देश का झंडा है, सरकारी कार्यक्रमों में वो तिरंगा रहेगा। गैर सरकारी कार्यक्रमों में जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो तिरंगे का इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन क्या किसी आप धर्म या समाज के कार्यक्रम में, व्यक्तिगत कार्यक्रम में आप ये कहोगे कि साहब तिरंगे के प्रति आपका मान नहीं है? संघ के कार्यालय पे अब तो तिरंगा भी फहराया जाने लगा है 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर। लेकिन सवाल यह है कि इकोसिस्टम कैसा है कि आरएसएस को टारगेट करना ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है और अब पूरा उसका इकोसिस्टम एक्टिव है। ऐसे में हम सब हिंदुओं को, सनातनियों को ये समझना होगा कि हमारे हित में कौन है। आपको लगता है कि हिंदुओं के लिए कोई और बाकी बोलता है बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलावा? हमारे दो ही हितैषी हैं और इनको समझना होगा। और जो दुश्मन है वो हमेशा इन दोनों संगठनों से चिढ़ते और जलते फूकते हैं, उनके बारे में झूठ फैलाते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें अपने मित्रों को और शत्रु को पहचानना है। शत्रु बहुत जगाइए, सतर्क रहिए और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो हमारी रक्षा करने वाले, देश की रक्षा करने वाले, संत समाज और संस्कृति की रक्षा करने वालों का इस तरह से अपमान करते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए। और हेमंत बिस्व शर्मा का जो बयान है, जो उन्होंने एक आइडिया दिया है कि यदि कोई हमारे एक चिकन नेक पर बात करे तो हम उसके 2 चिकन नेक पर नजर रखते हुए कार्रवाई करने की रणनीति बनाएं, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट जरूर लिखिए। वंदे मातरम।